So, good morning, friends. I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस लेक्चर नंबर 2 में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ मशीन एंड टाइप्स ऑफ मशीन। तो चलो समरी देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या रहती है। क्या रहती है बेटा, याद कीजिए। सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये ऐसी मशीन रहती है जो हेवी लोड को हम लिफ्ट करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, हेवी लोड को हम लिफ्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ वेरी स्मॉलर एफर्ट। फिर हमने इसके दो टाइप पढ़े थे, दैट इज सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन या ऐसी मशीन थी जिसमें एक या दो पार्ट्स ही थे और इसका मैकेनिज्म सिंपल था, बराबर है। फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड मशीन के बारे में। कंपाउंड मशीन या ऐसी मशीन है या बहुत सारे मशीन से बनती है और इसका जो मैकेनिज्म जो रहता है वह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रहता है, बराबर है। उसके बाद हमने लोड के बारे में पढ़ा था। लोड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि द वेट टू बी लिफ्टेड, जो लोड रहता, जो वेट रहता है जिसको हमें लिफ्ट करना है उसको हम लोड बोलते थे। लोड को हमने W से डिनोट किया था और इसका यूनिट क्या था, न्यूटन। फिर हमने पढ़ा था एफर्ट के बारे में। सो व्हाट इज एफर्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, है ना। लोड को लिफ्ट करने के लिए जो ताकत लगती है, जो फोर्स लगता है उसको हम एफर्ट बोलते थे। और एफर्ट को हमने डिनोट किया था कैपिटल लेटर P से और इसका यूनिट क्या था, न्यूटन। फिर हमने मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड। याद आ रहा है क्या सभी को, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड। फिर हमने वेलोसिटी रेशियो के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, है ना, y अपॉन x, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने इनपुट ऑफ मशीन को पढ़ा था। व्हाट इज इनपुट ऑफ मशीन, इनपुट ऑफ मशीन मतलब इट इज द वर्क ऑन द मशीन, इट इज द वर्क ऑन द मशीन या इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट अप्लाइड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, है ना, P इंटू वाई, और इसका यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर। फिर हमने आउटपुट भी पढ़ा था, इट इज द वर्क ऑन मशीन, इट इज द वर्क ऑन मशीन, हम मशीन से आउटपुट को लेते हैं, इट इज द वर्क बाय मशीन, इट इज द वर्क बाय मशीन, ओके। उसके बाद हमने आउटपुट को पढ़ा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड लिफ्टेड एंड डिस्टेंस मूव बाय लोड, है ना, W इंटू एक्स, और इसका यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर। फिर आखिरी में हमने क्या पढ़ा था, इफिशिएंसी ऑफ मशीन। हमने आखिरी में क्या पढ़ा था, इफिशिएंसी ऑफ मशीन। सो व्हाट इज इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ मशीन एंड इनपुट ऑफ मशीन, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ मशीन एंड इनपुट ऑफ मशीन, और इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100, बराबर है। फिर हमको पता था आउटपुट मतलब क्या होता है, W इंटू एक्स, आउटपुट मतलब क्या होता है, W इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इनपुट मतलब क्या होता है, P इंटू वाई, इनपुट मतलब क्या होता है, P इंटू वाई। ये 100 अपनी जगह पे। फिर हमने क्या किया था, थोड़ा सा यहाँ पे W के नीचे P है, W के नीचे P है, तो हमने क्या किया था, इस लाइन के ऊपर W के नीचे P लिखा, एक ही बात है। और ये Y जो था हमारा यहीं पे था, और ये जो ऊपर वाला जो x था इसको हमने y के नीचे लिखा, बात तो एक ही है। W डिवाइडेड बाय P और y डिवाइडेड बाय x, वो 100 अपनी जगह पे, बराबर है। फिर हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि W डिवाइडेड बाय P क्या होता है, ma होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, और y डिवाइडेड बाय x क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो VR इंटू 100। तो हमको एक फॉर्मूला मिला था आखिरी में, इफिशिएंसी इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इतना सारा टॉपिक जो है हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। मैं आप सभी से विनंती करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो रोज डेली आपने याद करना है, डेली उसका प्रैक्टिस करना है, ओके। तो चलिए अभी आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ओके। सो these are the learning outcomes. Number 1, describe the components of given lifting machine. Differentiate the working principle of given two types of simple lifting machine. And these are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. Okay. तो चलिए आज का हम पहला कंसेप्ट देखते हैं, लॉ ऑफ मशीन। तो दोस्तों लॉ ऑफ मशीन क्या है, अगर हम किसी मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ रीडिंग्स मिलती है, जैसे कि
ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक सिंपल मशीन है, जैसे समझ लो स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक के लिए हमने कुछ लोड डिसाइड किया और कुछ एफर्ट डिसाइड किया। तो क्या करेंगे, जैसे 10 न्यूटन का लोड है, उसको उठाने के लिए हमको 2 न्यूटन का लोड मिला, 20 न्यूटन के लिए 3 न्यूटन। तो ऐसी कुछ रीडिंग्स हमको मिलेंगी, बहुत सारे रैंडम रीडिंग्स हम लेंगे। और लोड और एफर्ट के बीच में, लोड और एफर्ट के बीच में हम कुछ ग्राफ बनाएंगे, लोड और एफर्ट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। तो लोड और एफर्ट में जो रिलेशन है, लोड और एफर्ट में जो रिलेशन है, जो कि हम इस स्लोप के माध्यम से, स्लोप के माध्यम से, या ये जो यहाँ पे आपको सी दिख रहा है ना, सी इज नथिंग बट अ वाई इंटरसेप्ट, इसकी मदद से जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो द रिलेशन बिटवीन लोड एंड एफर्ट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मशीन। बराबर है। तो हमने मशीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कुछ रीडिंग्स मिली, उस रीडिंग्स को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनी, उस स्ट्रेट लाइन ने इस y एक्सिस को यहाँ पे काट दिया, दैट इज नथिंग बट अ y इंटरसेप्ट, और इस लाइन का कुछ स्लोप रहेगा। तो जो भी रिलेशन है लोड और एफर्ट के बीच में का, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन। बराबर है। अगर अगर दूसरा, अगर आप ये ग्राफ देखते हो, ये जो ग्राफ आप सेकंड वाला देखते हो, बराबर है, सेकंड वाला जो ग्राफ आप देखते हो, अगर ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है, ग्राफ अगर ओरिजिन से जा रहा है, तो हम उस मशीन को बोलते हैं आइडियल मशीन। और ग्राफ अगर वाई इंटरसेप्ट देता है, तो उस मशीन को हम बोलते हैं एक्चुअल मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन हमें यह भी बताता है कि एक्चुअल मशीन कौन सी है और आइडियल मशीन कौन सी है। तो आइए देखते हैं। द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड, ऐसा इक्वेशन जो रिलेशन बताता है लोड और एफर्ट के बीच में, इन द फॉर्म ऑफ slope and y-intercept. In terms of slope and y-intercept of a straight line is called as a law of machine. तो ऐसा इक्वेशन जो लोड और एफर्ट के बीच में का रिलेशन बताता है इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट is known as law of machine. Okay, and law of machine is given by this equation, P equals to mw plus c. याद करना है आपको, law of machine is given by the equation P इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी। हमें पता है कि P मतलब क्या होता है, एफर्ट अप्लाइड, W मतलब होता है लोड लिफ्टेड, M मतलब होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना, आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है और इस लाइन का कुछ एंगल है, दैट इज ए स्लोप ऑफ ए लाइन। एंड लास्ट इज ए y इंटरसेप्ट, इस लाइन ने y एक्सिस को जहां पे काटा हुआ है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज अ y इंटरसेप्ट, दैट इज C. Okay. It has been observed that the graph of load versus effort is a straight line. आपने ध्यान में रखना है, थर्ड लेक्चर में हम सिर्फ ग्राफ पढ़ने वाले हैं, वहां पे फिर से मैं बताऊंगा। आपने अभी ध्यान में रखना है कि लोड और एफर्ट में एक ग्राफ बनता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन कट्स द y एक्सिस गिविंग द इंटरसेप्ट c, जो y एक्सिस को कट करता है और हमें एक y इंटरसेप्ट देता है, दैट इज c, which indicate that the effort lost in friction. वो क्या इंडिकेट करता है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन व्हेन नो लोड इज अप्लाइड, है ना। इस लाइन को अगर देखेंगे, इस y एक्सिस को जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी लोड उठाया है क्या, मशीन इधर लोड बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे कुछ भी लोड है क्या, नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एफर्ट वहां पे लॉस हो रहा है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ये हमें ये ग्राफ बताता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ द मशीन इज एन आइडियल मशीन, अगर मशीन आइडियल है, द स्ट्रेट लाइन ऑफ द ग्राफ विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये जो सेकेंड वाला जो ग्राफ है कि नहीं, ये वाला, अगर मशीन आइडियल है तो ग्राफ कहां से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। बराबर है। तो आई होप आप सभी को लॉ ऑफ मशीन ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम इफिशियंसी। बराबर है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है वह है 1 डिवाइडेड बाय m। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। m क्या है बेटा, आपका स्लोप, है ना। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। अभी m क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था
कि लॉ ऑफ मशीन इज गिवन बाय इक्वेशन P इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो ये जो m है दैट इज स्लोप, स्लोप का जो रेसिप्रोकल है वो हम कहलाएंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। हम सभी को पता है सभी की कुछ लिमिट रहती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर मशीन है, तो उस मशीन से हम कितना मैकेनिकल एडवांटेज ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कितना मैकेनिकल एडवांटेज उस मशीन से ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने का काम कौन करता है? लॉ ऑफ मशीन। इसके बारे में मैक्सिमम जो जानकारी देने का काम कौन करता है? इक्वेशन दैट इज लॉ ऑफ मशीन। ओके, फिर आता है मैक्सिमम इफिशियंसी। हमने इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, बराबर है। अगर दोस्तों मुझे इफिशियंसी मैक्सिमम चाहिए, इफिशियंसी अगर मैक्सिमम चाहिए तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज भी मैक्सिमम रहना चाहिए। मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज भी कैसा रहना चाहिए? मैक्सिमम रहना चाहिए कि नहीं? सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज टू द वीआर इज कॉल्ड एज मैक्सिमम इफिशियंसी, बराबर है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो is called as maximum efficiency, बराबर। it is expressed in percentage, we know it. so efficiency, maximum efficiency का फार्मूला क्या हो जाएगा? ma maximum divided by vr into 100। ओके, फिर हमने ma maximum को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ma maximum 1 डिवाइडेड बाय m, 1 डिवाइडेड बाय m, vr अपनी जगह पे into 100, बराबर है। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ma maximum की जगह पे अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय वी आर इंटू 100। ये m कहाँ चला जाएगा? इसके साथ चला जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय m इंटू वी आर इंटू 100। ये 100 इधर चला जाएगा तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय वी आर। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके, चलिए दोस्तों अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज आइडियल मशीन, है ना। अभी जो आगे के जो मशीन हम देखने वाले बेटा, इट इज बेस्ड ऑन इफिशियंसी, इट इज बेस्ड ऑन इफिशियंसी, आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं इनपुट ऑफ मशीन। स्क्रीन के ऊपर आपको दो जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हुए दिख रहे होंगे। तो जैसे कि इधर साइड में जो छोटी लड़की है वो कुछ एफर्ट अप्लाई कर रही है, और ये जो है इधर साइड में जो बॉय है उतना ही लिफ्ट होते हुए आपको दिख रहा होगा। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, कुछ देर के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना इनपुट ये लड़की यहाँ पे लगा रही है उतना ही आउटपुट वह लड़की को यहाँ पे मिल रहा है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना इनपुट ये बच्चा इधर साइड वाला दे रहा है उतना ही आउटपुट उसको इधर साइड में मिल रहा है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसी मशीन जिसका इनपुट और आउटपुट एक जैसा है या एक ही है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? उस मशीन को हम बोलते हैं आइडियल मशीन। उस मशीन को हम कैसी मशीन बोलते हैं? आइडियल मशीन। अगर हमें इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट मिल रहा है, अगर हमको इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट मिल रहा है तो वहां पे लॉस रहेगा क्या? कुछ भी नहीं, वहां पे कुछ भी लॉस नहीं रहेगा। और लॉस किससे होता है? फ्रिक्शन की वजह से। तो आइडियल मशीन में फ्रिक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आइडियल मशीन में फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा, बराबर है। तो देखते हैं, इट इज द मशीन विच प्रोड्यूस आउटपुट इक्वल्स टू द गिवन इनपुट। ये ऐसी मशीन है जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है जितना इनपुट वहां पे हमने अप्लाई किया था। द मशीन हैविंग 100% इफिशियंसी, है ना। अगर आउटपुट और इनपुट दोनों सेम होंगे तो उस मशीन की इफिशियंसी कितनी रहेगी? 100%, क्योंकि हमने पढ़ा है इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। ऐसा समझते कि आउटपुट आपको 2 मिला, इनपुट भी आपका 2 था, इंटू 100, तो दो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इफिशियंसी कितनी मिलेगी? 100 मिलेगी, बराबर। हमें इफिशियंसी कितनी मिलेगी? 100 मिलेगी। तो आपने एक बात ध्यान में रखना है कि आइडियल मशीन की इफिशियंसी कितनी रहती है? 100%। हमें और पता है कि आइडियल मशीन में इनपुट इक्वल टू क्या रहता है बेटा? आउटपुट रहता है। अगर इनपुट इक्वल टू आउटपुट है तो एम ए इक्वल टू वी आर भी रहेगा। कैसे? देखिए, हमको पता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय वी आर इंटू 100, बराबर है। अगर ये आइडियल मशीन है तो इसकी इफिशियंसी कितनी रहेंगी? 100। 100 गेट कैंसल, ये वी आर इधर चला जाएगा तो हमको मिलेगा वी आर इक्वल टू एम ए। हमें मिलेगा क्या? वी आर इक्वल टू एम ए। तो आइडियल मशीन में और क्या है?
ma इक्वल्स टू वी आर, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम रहता है। और हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज मतलब होता है W डिवाइडेड बाय P और वी आर इक्वल्स टू होता है Y डिवाइडेड बाय X। ओके, और हमें पता है कि वहां पे इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, है ना। आइडियल मशीन में फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब क्या रहता है, absent रहता है ना। इन आइडियल मशीन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मशीन। इन आइडियल मशीन इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, efficiency is 100%, ma equals to vr और friction is absent. These are the characteristics of ideal machine. लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आइडियल मशीन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। आइडियल मशीन हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते क्योंकि हर मशीन के पार्ट्स में फ्रिक्शन रहता है। तो आइडियल मशीन सिर्फ हमारे के लिए आइडियल चीज है। हम आइडियल मशीन को कभी बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम आइडियल मशीन के पास तो जा सकते हैं। हम 100 को हमारा लक्ष्य या हमारा टारगेट डिसाइड करके हम 100 के पास, मतलब हम लॉसेस को कम 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 करते करते आइडियल मशीन के पास तो जा सकते हैं। इसलिए आइडियल मशीन हमारे लिए बेंचमार्क रहती है। आइडियल मशीन हमारे लिए क्या रहती है बेटा, बेंचमार्क रहती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्चुअल मशीन। दोस्तों हम एक्चुअल मशीन को रियल मशीन भी बोलते हैं। एक्चुअल मशीन को हम क्या बोल सकते हैं, रियल मशीन। एक्चुअल मशीन इज आल्सो कॉल्ड एज ए रियल मशीन। ओके, क्यों, इट इज द मशीन हैविंग लेस देन 100% इफिशिएंसी। ये ऐसी मशीन है जिसकी इफिशिएंसी कितनी रहेंगी, 100% से कम। क्यों, क्योंकि इस मशीन में फ्रिक्शन कैसा रहता है, प्रेजेंट रहता है। अगर बेटा फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट रहता है तो इस मशीन में क्या होंगे, लॉस होंगे। इस मशीन में अगर लॉसेस होंगे तो क्या हमें आउटपुट, इनपुट इतना मिलेगा, नहीं। अगर हमको इनपुट इतना आउटपुट नहीं मिला तो क्या इसकी इफिशिएंसी 100% से कम हो जाएंगी। यस, इसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएंगी, 100% से कम। तो यही जो मशीन है वो रियल लाइफ में हमें दिखती है। सभी मशीन जो हमें दिखती है वह सभी एक्चुअल मशीन रहती है या रियल मशीन रहती है, और उन सभी मशीन की इफिशिएंसी 100% से कम रहती है क्योंकि वह सभी मशीन में फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मशीन है दैट इज ए रिवर्सिबल मशीन। दोस्तों रिवर्सिबल मशीन ये इस प्रकार की मशीन रहती है जो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकती है। मतलब ऐसी मशीन जो रिवर्स डायरेक्शन में काम कर सकती है, ऐसी मशीन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। जैसे आप ये ऊपर वाली जो डायग्राम देखेंगे, बराबर, ऊपर वाली ये जो डायग्राम आप देखते हैं, तो ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, इस मशीन को नीचे खींच रहा है, बराबर है। एफर्ट यहाँ पे लगा रहा है वो। जैसे वो एफर्ट को अप्लाई करता है क्या होता है, ये लोड लिफ्ट हो जाता है, मतलब मशीन ने इस डायरेक्शन में काम किया। और जैसे ही ये एफर्ट को रिमूव कर देता है, एफर्ट को छोड़ देता है, तो क्या हो रहा है, ये मशीन रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रही है। मशीन क्या कर रही है, रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ऐसी मशीन जो दोनों डायरेक्शन में काम करती है, रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है, उस मशीन को अपन रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। बचपन में हमने ऐसे टॉयज कार के बारे में खेला था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मशीन को इधर साइड में मूव करते हैं और छोड़ने के बाद मशीन इस डायरेक्शन में काम करती है, बराबर है। तो ये जो टॉय कार है ये रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर रही है। कब, जब ये बच्चा इसका एफर्ट रिमूव करता है, जैसे वो उससे हाथ छोड़ देता है। तो जब एफर्ट को रिमूव करने के बाद मशीन रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है तो उस मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। और इस मशीन की ऐसी कंडीशन है कि इस मशीन की इफिशियंसी 50% से ज्यादा रहती है। इस मशीन की इफिशियंसी 50% से ज्यादा रहती है क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में काम कर सकती है, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। ओके, द रिवर्सिबल मशीन, व्हेन अ मशीन is capable of doing some work in reverse direction. When a machine is capable of doing some work in reverse direction even on the removal of effort, है ना। जब हम एफर्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जब हम एफर्ट को छोड़ देंगे तभी भी मशीन रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है, उस मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। द मशीन विच वर्क इन अ रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ एफर्ट, द मशीन विच वर्क इन अ रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ एफर्ट इज कॉल्ड एज
reversible machine. The condition for reversible machine is the efficiency of reversible machine should be more than 50%. इसकी efficiency क्या होती है? 50% से ज्यादा रहती है, आपने ध्यान में रखना है. The efficiency of reversible machine is greater than 50%. Okay. Next machine is irreversible machine or non-reversible machine or self-locking machine. तो आप सभी को यहाँ पे लॉक दिख रहा है, सभी को लॉक दिख रहा है. हाँ, चाबी देने के बाद वो लॉक हो गया, बराबर है. तो ऐसी मशीन्स जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकती है, ऐसी मशीन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकती है, एफर्ट को रिमूव करने के बाद, एफर्ट को रिमूव करने के बाद जो मशीन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क कर सकती है, उस मशीन को हम सेल्फ लॉकिंग मशीन बोलते हैं, बराबर है. जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्क्रू जैक दिख रहा होगा, स्क्रू जैक, या इसको हम टॉगल जैक बोलते हैं, है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रू जैक या टॉगल जैक, बराबर. ये जो मशीन है ये रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करती है, बराबर है. ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है. When a machine is not capable, when a machine is not capable of doing some work in a reverse direction, even on the removal of effort, is called as irreversible machine or non-reversible machine or self-locking machine. The machine which do not work in reverse direction, the machine which do not work in a reverse direction after removal of effort is called as a self-locking machine. जो मशीन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है या रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करती है, उस मशीन को हम इस मशीन को हम सेल्फ लॉकिंग मशीन बोलते हैं. The condition of self locking machine is the efficiency of machine is less than 50%. सेल्फ लॉकिंग मशीन की efficiency 50% से कम रहती है, ये आपने ध्यान में रखना है. The efficiency of self locking machine is less than 50%. Okay. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है दैट इज फ्रिक्शन इन मशीन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड लोड. तो सबसे पहले एफर्ट को देखते हैं, दैट इज आइडियल एफर्ट. व्हाट इज आइडियल एफर्ट? आइडियल एफर्ट मतलब एफर्ट की ही डेफिनेशन है, लेकिन आइडियल शब्द आ गया. यहाँ पे क्या शब्द आ गया? आइडियल. आइडियल मतलब नो फ्रिक्शन. आइडियल मतलब क्या होता है बेटा? अभी देखा था आइडियल मशीन में. आइडियल मशीन मतलब क्या होता है? नो फ्रिक्शन. द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड व्हेन देयर इज अ नो फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज आइडियल एफर्ट. तो आइडियल एफर्ट ये एफर्ट की डेफिनेशन है, बाद में है देयर व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन. ओके. इट इज डिनोटेड बाय पी आई, पी सफिक्स आई. इट इज डिनोटेड बाय पी सफिक्स आई. और आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर, वेयर पी आई इज द आइडियल एफर्ट, डब्ल्यू इज द लोड and VR is the velocity ratio. So what is ideal effort? The effort which is required to lift the load when there is a no friction. Okay. Then ideal load. Ideal load मतलब लोड ही रहता है जब वहां पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा, बराबर है. The load which can be lifted by an effort when there is a no friction. Ideal मतलब no friction. The load which can be lifted by an effort when there is a no friction. और इसको हम डब्ल्यू आई से डिनोट करते हैं. किसे डिनोट करते हैं बेटा? डब्ल्यू आई से. इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपने, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय वी आर. डब्ल्यू आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय वी आर. देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में देखिए पी है तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे वी आर. इधर डब्ल्यू है तो पी है इंटू वी आर. इसका उल्टा. ये फॉर्मूला अगर याद कर लिया आपने तो ये अपने आप याद हो जाएगा. वेयर पी इज द एफर्ट अप्लाइड, WI is the ideal load and VR is the velocity ratio. Okay. Next is effort lost in friction. Okay. So what is effort lost in friction? देखो effort lost in friction को हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि effort lost in friction को हम लिखेंगे कैसे. क्या लॉस हो रहा है बेटा आपका? effort लॉस हो रहा है. कहाँ पे लॉस हो रहा है? फ्रिक्शन में. जिसको ऐसे लिखेंगे PF, effort lost in friction can be designated that the difference between actual effort and ended effort. बराबर है. या फिर हम ऐसे इसको बोल सकते हैं इट इज द
difference between, it is the difference between actual effort and ideal effort. It is the difference between actual effort and ideal effort. Okay. So effort lost in friction is the difference between actual effort and ideal effort. इसको हमने PF से डिनोट किया. Actual effort is P and ideal effort is PI. हमको पता है आइडियल एफर्ट मतलब होता है W डिवाइडेड बाय VR. इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो PF इज इक्वल टू P माइनस W अपॉन VR. दिस इज द फॉर्मूला. एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज PF इज इक्वल टू P माइनस W डिवाइडेड बाय VR. ये आपको ध्यान में रखना है. और PF मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लोड, एक्चुअल एफर्ट एंड आइडियल एफर्ट. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट इज लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन. The actual load is lifted is always less than the ideal load. जो भी हम एक्चुअल लोड को लिफ्ट करते हैं वो हमने जो आइडियल लोड को कंसिडर किया था उससे हर बार क्या रहता है, छोटा ही रहता है. सो लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड. सो लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब WF is the difference between ideal load मतलब WI and actual load is W. Okay, so load lost in friction WF is equals to difference between ideal load WI and actual load W. Okay, so WF is equals to WI minus W. We know the WI, that is P into VR. Put the value here. यहाँ पे WI की वैल्यू पुट कर दो. So WF is equals to P into VR minus W. This is the formula. ये आपको याद करना है. Okay, this is the formula. Okay. So these are the unit outcome achieved. That is, describe the components of given lifting machine and differentiate the working principle of given two types of simple lifting machine. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have learned about the law of machine, types of simple machine on the basis of efficiency, and we have also discussed about the friction in machine in terms of effort and load. Okay, these are the program outcome that we have achieved by this lecture. These are the most likely question which are asked in MSBT. आप सभी को ये क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ना है, लिखना है और मुझे फिर उसको सेंड करना है. ओके, so thank you very much guys. In next lecture we will be discussed, that is graph and important formulas. ओके, तो मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा. अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट पे अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.